अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग क्या खैरियत से होंगे। सर ईपीएस का आज दूसरा सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसके अंदर बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस आपसे मांगी जा रही है दिसंबर 2021 एंड 20 की। और हमने कोशिश ये की है कि भाई इसमें भी एरर का एक एलिमेंट रखें कि एरर को सही करके प्रॉफिट को सही करके बेसिक सा एरर इसके अंदर, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो देख लेते हैं। अच्छा भाई, सवाल की शुरुआत ये होती है कि सीएल वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन जनवरी 1 2020। जनवरी 1 2020 इसकी इनकॉर्पोरेशन डेट है, जिसमें ऑथराइज कैपिटल है 750 मिलियन का। सर वी हैव नथिंग टू डू विद ऑथराइज कैपिटल। एक बात याद रखिएगा कि ऑथराइज कैपिटल का मतलब ये है कि भाई मैं इतना ऑथराइज हूँ लोगों से पैसा रेस करने के लिए। सही है जी। हमारे लिए ईपीएस के लिए रेलिवेंट जो होती है वो कौन सी होती है सर? आपके पास होती है भाई पेड अप एंड इशूड कैपिटल। ये है ऑथराइज कैपिटल। हमारे लिए क्या है भाई? पेड अप एंड इशूड कैपिटल। आगे देखते हैं। नीचे बता रहा है आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी प्रेफरेंस एंड पोटेंशियल शेयर्स। पोटेंशियल शेयर्स का मतलब है कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें पोटेंशियल है टू बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। एंड यू नो द फैक्ट कि हम इसको यूज करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस। आगे जनवरी 1 2020 का डेटा दिया हुआ है, ये यहाँ पे छुप गया, पर जनवरी 1 2020 का डेटा दिया हुआ है क्योंकि हमें पहले उस साल की ईपीएस निकालनी है। पेड अप कैपिटल दिया हुआ है 500 मिलियन का। सही है, रुपीज है ये, खुदा के वास्ते याद रखिएगा। जिसमें प्रीमियम अलग से हमें दिया हुआ है रुपीज है सर, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से इन ऑर्डर टू अराइव एट नंबर ऑफ शेयर्स। ऊपर तो 750 था सर, 75 मिलियन थे। भाई मैं ये कह रहा हूँ 75 में से सिर्फ 50 मिलियन पेड अप शेयर कैपिटल हमारे पास अभी इन इशू है। 25 मिलियन की इस्तात में और रखता हूँ, वो आगे देखते हैं। चलें जी आगे। हमने कहा 10 मिलियन शेयर ऑप्शंस हैं, सही जी, जो कि वो एक्सरसाइज कर सकते हैं 32 रुपए की प्राइस के ऊपर। शेयर ऑप्शन से डाइल्यूटेड के लिए पोटेंशियल है। 20 मिलियन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से, यू नो द फैक्ट कि ये भी इक्विटी है जिसके ऊपर रिटर्न है 15%। आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर डिक्लेयर करूं या ना करूं। इस पर आपको डिविडेंड देना सर, क्योंकि क्यूमुलेटिव इन नेचर है। क्यूमुलेटिव इन नेचर है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इसको कलर कर लेते हैं सर येलो। चलें जी। हमने कहा ऑन April 1 2020 सीएल इशूड 8 मिलियन शेयर्स एट ₹22 ईच। सर फर्दर इशू है। हमने कहा October 1 पे सीएल ने 15% बोनस इशू किए हैं। मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ बोनस। देखो यार, ये जो प्राइस दी हुई है ना बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ बोनस, ये मेरे लिए इररिलेवेंट है इसे कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बोनस हमेशा फ्री में होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए एक ऐसी हिंट दी हुई है कि भाई क्या बच्चे इसको पिक करते हैं या नहीं करते। इसको इग्नोर करना है। इसको कंसिडर कब करते हैं? जब इट वाज राइट इशू। जब राइट इशू का तब करेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 15% का बोनस शेयर्स हैं, तो ये सिंपली इग्नोर होगी, इसका कोई काम यहाँ पर नहीं है। आगे ऑन November 1 2020 15 मिलियन 15% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल है। ये डेट इशू हुआ है, ये डेट है, ये इसका कोई ईपीएस पे ताल्लुक नहीं है। अगर ये कन्वर्टेबल है तो ये डाइल्यूटेड में आ जाएगा। सही है जी। फिर March 1 2021 से अगले साल की चौरंगी निकल जाती है, तो हम अभी इसको इग्नोर करके पहले तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं फॉर द ईयर एंडेड 2020। चलें जी। हमने कहा कि सर अगर हम सवाल पे जाएं तो यहाँ पे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फॉर द ईयर 2020। चलें जी। आपने कहा कि भाई ओपनिंग आपके पास गिवन है। सही है जी, ओपनिंग आपके पास गिवन है सर। यहाँ पर पेड अप कैपिटल 500 मिलियन का, तो ये 50 हो गया। अच्छा भाई, अब मैं देखूँ सर बोनस है सर, डेफिनेटली बोनस है। बोनस है 15% का, तो ये आ गया 1.15 इंटू 12/12। बोनस मिलता है आज से पहले तमाम शेयर होल्डर्स को, तो 50 इंटू 1.15 12/12, ये हो गया 57.5। सही है जी। अच्छा भाई, फिर हमने ये कहा कि सर यहाँ पर हमने अप्रैल में 2020 में 8 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर और इशू किए हैं, तो April 1 2020 8 मिलियन सर, इस पे भी ये बोनस मिलेगा। और सर अगर मैं देखूं जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हटा दूं तो 9 मंथ्स हो गए। तो सर इसको हम यहाँ से उठा के ले आए, और हमने कहा कि सर इसको मैं करूँगा 8, इसको 1.5, और इसको ये हो गया 8/12। सही जी, ये सीधा सीधा हिसाब किताब हो गया। अच्छा भाई, फिर हमने कहा कि भाई बोनस इशू तो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका है, और नवंबर के अंदर हमने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, दैट विल बी यूज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस। दो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब सर अगर हम देखें
ये ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल फाइनल डिविडेंड दिया हुआ है। अच्छा देखो, फाइनल डिविडेंड का मतलब ये है कि बच्चों अगर 2020 का फाइनल डिविडेंड में 21 में जाएगा, पर ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का है, और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड कभी भी हम प्रॉफिट से माइनस नहीं करते, क्योंकि वो उन्हीं की अर्निंग्स होती है, उसको रहने देंगे, फिर निकालेंगे अर्निंग पर शेयर। क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो फिर आपको जैसी बात है, आप उसकी कमाए हुए पैसे में से उसको कटा देंगे ना, आपको कमाई दिखानी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग नहीं दिखानी है, आपने टोटल कमाई दिखानी है। तो आप उसको माइनस करने से पहले ईपीएस निकालेंगे सिर्फ प्रॉफिट को रख के। हाँ, एक ही चीज माइनस होगी, वो होगा इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिटर्न। सही है जी। पर सर आगे देखें हम, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, बोल रहा है आफ्टर द प्रिपरेशन of draft financial statements for the year ended 31 दिसंबर 2021 the following matters were discovered। अच्छा भाई, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है जो जुलाई 1 2020 में, यानी 2020 की बात कर रहा है। अच्छा, हम ईपीएस किसकी निकाल रहे हैं, 20 और 21 की, यानी 20 का मसला ही है। रॉन्गली एक्सपेंस आउट, यानी ये कैपिटलाइज होनी चाहिए थी, एक्सपेंस आउट हो गया। द प्लांट इज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड यूजिंग कॉस्ट मॉडल एंड इज बीइंग डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। पर याद रखिएगा, ये पता कब लगा है आपको, ये पता कब लगा है सर, ये पता लगा है आपको 2021 में। तो 2020 की ईपीएस पहले मैं नॉर्मल निकालूंगा, फिर रीस्टेट करूंगा। तो जब रीस्टेट करूंगा तो प्रॉफिट को सही कर लूंगा, सेट कर लूंगा। पर अभी फिलहाल मैं इसको नहीं छेड़ रहा। सही है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इसको चेंज करूंगा जब मैं ऑल टुगेदर इसको रीस्टेट कर रहा हूँ। सही है जी, क्योंकि रिपोर्टेड ईपीएस कुछ और होगी और फिर जब कंपेरेटिव में जाएगी तो कुछ और आएगी, ये बात याद रखिएगा। चलिए जी, हमने कहा कि सर अगर मैं यहाँ पर इसको सम कर लूँ, इसको अगर मैं सम कर लूँ तो सर मेरे पास ये आ गए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज शेयर्स। सही है जी। और मैंने कहा सर अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रखूँ, तो सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है 190 का, 2020 का 190 का दिया हुआ। चलें जी, इसमें से मैं लेस कर दूं इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव रिटर्न। अच्छा, अब मेरे सवाल में आया तो मैंने कहा कि सर आपके पास इररिडीमेबल जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की प्राइस है इररिडीमेबल, तो मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि भाई 20 मिलियन इररिडीमेबल ओपनिंग पे है, 30 का एक है और 15% का रिटर्न है। तो सर मैंने कहा ये 20 इंटू 30 इंटू 15, तो सर हमने कहा 20 इंटू 30 इंटू 15, ये 90 मिलियन का जो पैसा है, ये हमारे भाई साहब, ये जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, चाहे मैं डिक्लेयर करूँ या ना करूँ, ये घर ले जाएंगे, तो हमारे पास पैसे इतने बचते हैं, 100 मिलियन के पैसे बचते हैं। ऐसा ही है। हमने क्या किया कि सर बेसिक ईपीएस निकालने के लिए हमने कहा भाई अर्निंग्स शेयर्स आ गए। सही है जी। हमने कहा सर अर्निंग्स और शेयर्स आ गए, और यहाँ पर आ गई ईपीएस। और सर हम यहाँ पर अगर आए तो हमने यहाँ पे लिखा सर हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक ईपीएस। तो सर बेसिक ईपीएस के लिए अगर मेरी नंबर ऑफ शेयर्स ये हैं और मेरी अर्निंग्स ये है, तो मेरी ईपीएस आ गई सर दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो सर 1.57 की इज माई बेसिक ईपीएस। ये तो बात आपको समझ आ गई। अच्छा जी, अब ज़रा आगे देख लेके चलते हैं कि मामला क्या है। अच्छा सर, अब हमें निकालनी है डाइल्यूटेड ईपीएस। अब हमें निकालनी है कौन सी ईपीएस सर, डाइल्यूटेड ईपीएस। पर यही बात याद रखिएगा, ये जो इररिडीमेबल है ना, ये कन्वर्टेबल नहीं है। अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास इस साल कितने कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सर। एक तो ऑप्शन है, अच्छा एक तो ऑप्शन है जिसकी एक्सरसाइज प्राइस कितनी है 32। पर अगर मैं सवाल में देखूं तो क्या मुझे एवरेज मार्केट प्राइस दी हुई है, सर एवरेज मार्केट प्राइस नहीं दी हुई। बट यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाली जो प्राइस है मेरी, मैं फिर देख लेता हूँ। अच्छा जी, ये वाली जो प्राइस है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, ये जो बिफोर इंटाइटलमेंट डेट थी, ये वाली, अल्लाह वाला का जब बोनस इशू किया था वो 26 है। सही जी। यानी हम ये कह लें कि सर अगर मुझे एवरेज मार्केट प्राइस नहीं गिवन तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और मैं ऐसे भी अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि जब मैंने यहाँ पे फर्दर इशू किया था तब भी 22 की प्राइस चल रही थी, ऐसा ये बोनस इशू किया था तब भी 26 की प्राइस चल रही थी, तो एवरेज तो इससे कम ही होगी। पर फिर भी एग्जामिनर आपको देगा, सवाल में मैं सिर्फ असेसमेंट कर रहा हूँ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एग्जामिनर आपको एवरेज मार्केट प्राइस फॉर द ईयर लाजमी देगा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ,
एवरेज मार्केट प्राइस फॉर द ईयर लाजमी देगा। पर अगर मैं वैसे ही देखूं कि भाई प्राइस चल कितनी रही है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की, तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं बोनस से पहले देखूं तो इतनी है, ये इशू किया था इतने पे, तो अगर मैं 26 को 22 से प्लस करूँ, डिवाइड बाई 2 कर दूं, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह रहा हूँ, 26 प्लस 22, सही है जी, डिवाइडेड बाई 2, तो सर एवरेज मार्केट प्राइस बनती है सर 24 पूरे साल की। और मुझे वो एक्सरसाइज कितने पे करने को बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई 32 पे एक्सरसाइज करो। भाई कोई बेवकूफ़ होगा जो एक्सरसाइज करेगा, वो बोलेगा भाई मुझे एक बात बताओ, आप मुझे 32 रुपए का खरीदने का कह रहे हो, आपने मुझे ऑप्शन 32 का दिया हुआ, तो मेरे तो फायदा ही नहीं है। इसको हम कहते हैं सर आउट ऑफ द मनी, इन द मनी नहीं, आउट ऑफ द मनी। ये ऑप्शन शेयर होल्डर्स के लिए फिजिबल नहीं है, तो ये इंस्ट्रूमेंट मेरी ईपीएस को डाइल्यूट इस साल नहीं करेगा, क्योंकि कोई एक्सरसाइज ही नहीं करता। पहले वो तो बात समझ है, क्योंकि आप खुद देखो, वो बोलेगा मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं आपसे खरीदूँ, मैं मार्केट से खरीद लूँगा 22 का, मैं मार्केट से खरीद लूँगा 26 का, तो क्या मैं मतलब शक्ल पे 3 नुक्ते हैं कि मैं आपके पास आऊँगा और मैं बोलूँगा कि भाई मुझे 32 रुपये का शेयर दो। तो ये ऑप्शन हो गया आउट ऑफ द मनी, इसके लिए फिजिबल नहीं है। ये मैंने खैर यहाँ पे आपको बता दिया, पर एवरेज भी यही निकलती। बात क्लियर है, आगे लेके चलते हैं इसको। चले जी, हमने कहा कि सर हमने असेसमेंट कर लिया और एवरेज मार्केट प्राइस ये आ गई, और यहाँ पे लिख लेते हैं ये 26 और 22 का सम है, सही है जी, ये आ गया। चलें, अब मैंने कहा कि सर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का एक इम्पैक्ट। मैं सवाल में गया, मैंने कहा सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो मेरे हैं वो कितने हैं भाई, हमने कहा कि सर 15 मिलियन इशू किए हैं, ये फिर बता दूँ ये डेड है, सही जी। हैविंग अ पार वैल्यू ऑफ 50 ईच वर इशूड एट 65 ईच प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल इनटू 3 शेयर्स आफ्टर 5 ईयर। देखो भले ही 5 ईयर्स क्या 10 सालों बाद हो, पर आपने इम्पैक्ट आज लेना है, सही है जी, क्योंकि आपने बताना है कि व्हाट इफ सिनेरियो ये हो जाएंगे तो क्या होगा। पर खैर, अब मैं देखूँ नवंबर और दिसंबर 2 महीने इसके आने चाहिए, क्योंकि ईयर एंड आपका दिसंबर है। तो हम ये कर रहे हैं कि सर 15 मिलियन को मल्टीप्लाई करूँगा 50 से, मैं 15 मिलियन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 50 से, और इसका रिटर्न कितना है भाई 15% का, और सर हमने कहा 2/12, तो सर ये 18.75 का जो इंटरेस्ट है वो इसमें से माइनस हुआ होगा, मैं इसको कर दूंगा ऐड बैक, सही है जी, मैं इसको कर दूंगा ऐड बैक। अब से दूसरी चीज, नंबर ऑफ शेयर्स, मैंने कहा 15 मिलियन विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर, 15 मिलियन कन्वर्टेड इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स। मैंने कहा कि भाई आप यहाँ पर आ गए, ये इसको सम किया, ये इसको सम किया, और सर आपने ईपीएस निकाल लिया, सर डेफिनेटली ये डाइल्यूट हो रही है, डेफिनेटली ये डाइल्यूट हो रही है। सर ऑप्शंस को क्यों नहीं लिया, फिर बता रहा हूँ, आउट ऑफ द मनी है, सही है जी। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक्सरसाइज प्राइस ऑप्शंस की है 32, और हमने कहा सर इसको रेड कर लें, इसको रेड कर लें और लिख दें सर ये है हमारा आउट ऑफ द मनी, सही है जी, आउट ऑफ द मनी है। तो हमने ऑप्शंस भी देख लिया इसमें, सही है जी, वरना सबसे रैंक पहले इसका ही आता है, सबसे पहले रैंक इसका ही आता है, सही है जी। ये हमारी आ गई डाइल्यूटेड ईपीएस। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए जी, अब हम आ गए 2021 पे, 2021 पे। चलिए जी, अब हमने कहा कि सर अब आपने ओपनिंग पे काम करना है, तो ज़रा सुकून से देखिएगा कि मैं ओपनिंग कैसे निकालता हूँ, प्लीज़ खुदा के वास्ते देखिएगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि सर ओपनिंग एक्चुअल होंगे अब, और ओपनिंग एक्चुअल में 50 प्लस 8, इन दोनों पे बोनस मिला था, इन दोनों पे बोनस मिला था। ऊपर तो खैर वेटेड एवरेज आ रहा है, पर अगर मैं 50 प्लस 8 करूँ 58 हो गए, और इस पे 15% का बोनस मिला था, तो कुल मिला के 66.7 मिलियन शेयर हैं, सही जी, 66.7 मिलियन शेयर्स हैं ओपनिंग मेरे, सही जी, ओपनिंग एक्चुअल। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ओपनिंग था मेरे पास 58 मिलियन अलग से इशू किए, इन दोनों पे बोनस मिला, और ये आ गया आंसर। चलें जी, अब मैंने कहा कि भाई मैं आगे देख लूँ पहले इस साल क्या कोई राइट इशू वगैरह है, तो पहले मुझे फैक्टर निकालना पड़ेगा। खैर, 40% का राइट इशू है एट अ प्रीमियम ऑफ 16 पर शेयर, मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर द इंटाइटलमेंट डेट वॉज 29। तो सर मैं कह सकता हूँ कि एक ही इशू है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सर मैं यहाँ पर आया सवाल के अंदर, मैं यहाँ पर आया तो सबसे पहले मैंने एक्स राइट प्राइस निकाल ली। अच्छा, मैंने कहा सर एक शेयर मार्केट में बिफोर राइट इशू कितने का है, 29 का है, सही है जी।
एक शेयर मार्केट में बिफोर राइट इशू 29 का है। मैंने कहा सर ये आ गया, और राइट इशू कितने का है भाई, 40% का। तो हमने कहा इसका मैं अगर 40% ले लूँ और मैं कहूँ कि भाई एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, सर एक्सरसाइज प्राइस है 16 का प्रीमियम है, तो सर 26 की एक्सरसाइज प्राइस हो गई। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। मैंने कहा जिसके पास एक है उसके शेयर्स 40% से बढ़ जाएंगे, ये आ गया जी। और सर मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके पास ये है तो उसकी शेयर्स की 1.4 शेयर्स की वर्थ ही हो जाएगी। तो इफ़ आई डिवाइडेड बाय दिस, तो मेरे पास आ गई सर ये कौन सी प्राइस, एक्स राइट प्राइस। ये मैंने क्या गलत निकाल लिया भाई, ये आ गया। अच्छा ये गलत निकाल लिया, ये सम होगा, सॉरी ये वैल्यू है, और यहाँ पे हमने निकाल ली एक्स राइट प्राइस। सही है जी। एक्स राइट प्राइस के लिए हमने मार्केट वैल्यू ऊपर रखी, मार्केट वैल्यू के बाद जो आपकी प्राइस है वो एक्स राइट प्राइस ये निकाल ली, इसको डिवाइड कर देते हैं इससे 28.14, और राइट एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लेते हैं। राइट एडजस्टमेंट फैक्टर होता है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एक्स राइट। सही जी। मार्केट प्राइस हमने रख दी 29 और एक्स राइट रख दी ये। और फिर मैं अगेन रिपीट करूँगा, लास्ट क्लास में भी बताया था कि सर ये जो प्राइस का डिप है ये हमारा नुकसान है, शेयर होल्डर का फ़ायदा। जो हमारा नुकसान है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का फ़ायदा है, तो इसका बोनस फैक्टर आप निकाल लें इसको इससे डिवाइड करके। सही जी। 1.03 इज़ बेसिकली माई राइट एडजस्टमेंट फैक्टर। तो मैंने ये कहा कि भाई मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 1.03, ये एग्जैक्ट में तो खैर आगे कुछ चौरंगियाँ आ रही होंगी। और फिर मैंने कहा 12/12, और सर मैं अगर ये 66.7 को मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, सही है जी, और करता हूँ 12/12, तो ये आ गया। याद रखिएगा इसके अंदर राइट वाला बोनस इंक्लूसिव है। अब मैं सवाल पे आता हूँ, तो मैं कहता हूँ मार्च 1 2021 पे मैं अगर देखूँ तो एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स कितने बिफोर राइट इशू, सर यही है 66.7। और 66.7 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 40% से, तो ये राइट शेयर्स आ गए। मैंने कहा राइट शेयर्स में से बोनस तो ऊपर आ चुका, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक्सरसाइज प्राइस से, डिवाइड करूँगा 28.14 से, दैट इज़ माई एक्सरसाइज प्राइस। और सर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितने महीने हो गए सर हमारे, कुल मिला के 10 महीने हो गए। तो मैं इसको 10/12 करके यहाँ पर 66.7, तो ये जी इंटू 40% इंटू 26 डिवाइडेड बाय एक्स राइट प्राइस इंटू 10/12। सही है जी, ये आ गया। और हमने कहा सर इसके अलावा कुछ भी नहीं है सवाल में, तो हमने इन दोनों का सम किया, तो ये आ गया मेरे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, जो कि हैं 89.272। 89.272। अच्छा सर समझने की बात यह है कि इस सवाल के अंदर एक बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा होशियार होगा वो बोलेगा कि सर 75 मिलियन मेरा ऑथराइज कैपिटल था। तो मैं कह देता हूँ कि भाई इस सवाल के अंदर जो ऑथराइज कैपिटल है वो सब्सिक्वेंटली हो सकता है एनहेंस हो गया हो, क्योंकि ये ऑथराइज कैपिटल जनवरी 1 2020 का दिया हुआ था। सही है जी। बट वी आर लीस्ट कंसर्न अबाउट एग्जाम में कि ऑथराइज कैपिटल ऊपर गया होगा नहीं गया होगा व्हाट्सएवर, हमें अकाउंटिंग करनी है क्योंकि वो इशू हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी से ही बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आइडियली इसको 75 मिलियन से ऊपर नहीं जाना चाहिए, पर हेयर आई एम अज्यूमिंग कि ऑथराइज कैपिटल एक्सीड हो गया होगा, अप्रूवल आ चुकी होगी एसईसीपी से, कहानी खत्म। इसलिए हमने ये इशू किया, अदरवाइज ये पॉसिबल किसी भी कंपनी के लिए नहीं है। अच्छा भाई, 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू हुए हैं जुलाई में, यानी ये एक अलग से कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट आ गया, तो इसको भी देखते हैं। पर सर यहाँ पर आई बिलीव कि ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए ये वाले। खैर अब सर अब गेम अलग है, अब मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो गिवन है। सही है जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो गिवन है, सही है जी, वो 2022-21 का भी गिवन है और 2020 का भी गिवन है। सही है जी। अब यहाँ पे लिखते हैं, अब देखिए क्योंकि मैं रीस्टेट करूँगा ना तो एरर को भी एडजस्ट करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गिवन, क्योंकि लास्ट ईयर तो मैं ईपीएस निकाल चुका ना बेटा, वो तो वैसे ही रिपोर्ट होगी, पर आप कंपैरेटिव के साथ एडजस्टमेंट के साथ होगी, सिर्फ ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। सही है जी। मैंने ये किया कि सर 2021 का अगर मैं प्रॉफिट देखूँ
2021 का तो आ रहा है सर 170, ये आ गई हमारी बात पहले। अच्छा भाई, फिर मैंने कहा कि उसका रिपोर्टेड प्रॉफिट देखूं तो आ रहा है वो 190, ये बात आ गई हमारी। अच्छा भाई, हमने कहा सर यहाँ पे एरर एडजस्टमेंट फॉर द ईयर कितनी होगी, प्लीज फोकस होके देखिएगा। मैंने कहा कि भाई क्या इस बात को मानते हो कि ये गलती जो हुई है, ये गलती जो हुई है 2020 में हुई है। 2020 में एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो गई 20 मिलियन की, जबकि खुदा के वास्ते सुनना, जबकि उसको कैपिटलाइज होकर डेप्रिशिएट होना चाहिए था। तो मैं सिंपल ये कहूँ, सिंपल ये करूँ, इंस्टॉलेशन कॉस्ट एक्सपेंस आउट जो हो गई है उसको मैंने ऐड बैक कर दिया, ऐड बैक कर दिया ना। अच्छा, यानी एक्सपेंस 20 का बुक हो चुका था, सही है जी। अगर मैंने उसको सही कर लिया तो होना कितने का चाहिए था, डेप्रिसिएशन टू बी बुक्ड। तो मैंने कहा सर इसका 15% इंटू 6/12, इसका 15% इंटू 6/12 देख लेता हूँ कि 15% ही है। यस सर 15% ही है। और 6/12 क्यों सर, जुलाई में ये परचेस या इंस्टॉलेशन कॉस्ट हुई है। तो मैंने कहा कुल मिला के 20 का एक्सपेंस बुक हुआ हुआ है, होना चाहिए था इतने का, तो इतने की 18.5 की मैं एडजस्टमेंट पार्क कर रहा हूँ, सही जी, मैंने अलग अलग करके रख दिया। अच्छा, अब अगले साल की बारी आती है, तो अगले साल में, अगले साल के प्रॉफिट के अंदर कुछ भी नहीं शामिल, सिर्फ डेप्रिसिएशन बुक होना चाहिए था कितने पे, दिस माइनस दिस इनटू 15%, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, तो ये डेप्रिसिएशन बुक होना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं है। बात क्लियर है। वो तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग में एडजस्ट हो गया होगा ना, अगर मैं स्टेटमेंट और चेंजेस इन इक्विटी बनाता तो वो तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग में, तो फॉर द ईयर की गलती फॉर द ईयर में सही होती, ये आ गया। अच्छा भाई सर, ये तो मेरा हो गया एरर एडजस्टमेंट सही, सही जी, ये तो मेरी हो गई एरर एडजस्टमेंट सही। मैंने इसको सम किया और मैंने इसको सम किया, मैंने कहा सर ये मेरा आ गया करेक्टेड प्रॉफिट। ये मेरा क्या आ गया बच्चों, एडजस्टेड प्रॉफिट, लिख लेते हैं यहाँ पे सुंदर लगेगा। ये मेरा आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है जी। चलें जी, फिर मैंने कहा इसमें से मैं लेस करूंगा क्यूमुलेटिव डिविडेंड। अच्छा सर वो तो खानदानी है क्यूमुलेटिव डिविडेंड, क्योंकि पूरे साल का ही है ना, तो उसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी यही है, इस साल भी और इस साल भी, पिछले साल भी यही था, पिछले साल भी डेफिनेटली यही था, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा सर ये आ गया। अब देखो लास्ट टाइम प्रॉफिट कितना था बच्चों, सुनो लास्ट टाइम प्रॉफिट कितना था सर, 190। अब प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका, 118, सही है जी। अच्छा, अगर मैं देखूं लास्ट टाइम प्रॉफिट यहाँ पे 100 आया था, यानी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर 100 का आया था। सब ये क्यों ज़्यादा आ रहा है भाई, उस एडजस्टमेंट की वजह से आ रहा है, क्योंकि अब आप रीस्टेटमेंट करेंगे, ऐसा ही है। तो रीस्टेटमेंट एक तो प्रॉफिट की गलत होने की वजह से होगी, और एक राइट इशू के बोनस की वजह से होगी। तो वो दोनों चीज़ें आपने इनकॉर्पोरेट करनी है बेसिक और डाइल्यूटेड निकालते वक्त लास्ट ईयर की। इस बात को मद्देनजर रखिएगा, अपने भेजे में रखिएगा, और प्लीज़ फोकस होकर यहाँ देखिएगा। चलें जी आगे। मैंने कहा सर जब क्यूमुलेटिव माइनस करवा दिया, अब एरर से भी पाक हो चुका, सब हो चुका है, तो अब हम एक काम ये करते हैं कि सर यहाँ पर ये वाला एक फॉर्मेट लेके आते हैं। चलिए जी, हमने कहा सर हम यहाँ पे उसको उठा के ये ले आए, सही है जी। बेसिक के लिए, बेसिक के लिए मैंने कहा कि भाई अर्निंग्स ये हैं, नंबर ऑफ शेयर इस साल के ये हैं, सही है जी। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिक 2021 की, सही है जी। अच्छा भाई, ये 0.87 की ईपीएस आ गई है। अच्छा भाई फोकस होके देखिएगा। मैंने कहा कि भाई अब मैं ज़रा पहले उसको हटाऊं और मैं आपको एक चीज़ समझाऊं। अब आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है, पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो कुल मिला के 3 है। एक ऑप्शन है, दूसरा आपका ऊपर जो हमने बात कही थी ये वाली, अल्लाह वाला करे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कि कन्वर्टेबल हैं। और सर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इस साल भी इशू हुआ है क्या, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो इस सवाल में क्योंकि एवरेज प्राइस रह गई है, क्योंकि देनी चाहिए ऑब्वियसली, पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एवरेज प्राइस भी अभी भी कम रही होगी, क्योंकि देखो जब राइट इशू हुआ है ना, राइट इशू तब 29 पे हुआ है। तो हेयर आई एम अज्यूमिंग कि ये अभी भी आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस 32 है। वरना आप इस इंस्ट्रूमेंट को डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए कंसिडर करते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एवरेज मार्केट प्राइस से कंपेयर करना होता है उनको, इन प्राइसेस से कंपेयर नहीं करना होता। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अजम्पशन ले रहा हूँ, ताकि ये सवाल आपको आसानी से समझ आ जाए और आप उसको हैंडल कर लें, सही है जी।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हियर आई एम अज्यूमिंग कि इसकी एवरेज मार्केट प्राइस, क्योंकि देखो ये मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट इशू है, पर मुझे पूरे साल की एवरेज चाहिए होती है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि क्या वो एक्सरसाइज कर पाता या नहीं कर पाता। हियर आई एम कंक्लूडिंग कि वो एक्सरसाइज नहीं करता, तो आप पहले ऑप्शन को तो हटा दो कि वो एक्सरसाइज ही नहीं करता, तो वैल्यूएशन आती ही नहीं। अब बचे कितने, दो। अब उसके लिए आप रैंकिंग कर लें, अब उसके लिए आप रैंकिंग कर लें। सही है जी, रैंकिंग कर लें। सही है जी, रैंकिंग फॉर 2021। मैंने कहा सर यहाँ पे अर्निंग इम्पैक्ट। सही है जी, शेयर्स इम्पैक्ट, ये आ गया। सही है जी, और रेशियो, रैंक। चलें जी, हमने कहा सर यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर लें। प्लीज़ फोकस होकर देखिएगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो आपको पता है ना कि लास्ट ईयर ये पहली बार आए थे, ऐसा ही है। पर इस साल की अगर मैं बात करूं, इस साल की अगर मैं बात करूं, तो सर इस साल, तो मैं कॉपी कर लूं पहले, लास्ट ईयर नवंबर में आए थे ना, तो इस साल तो जाहिर सी बात है पूरे साल का इंटरेस्ट होगा, इस साल तो पूरे साल का इंटरेस्ट होगा। तो मैंने कहा था ये हो गया 12। सही है जी, ये पूरी सेविंग होगी मेरी इंटरेस्ट की। और अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, तो सर मैंने कहा, अच्छा मैंने एक गलती की यहाँ पर, मुझे इसको भी 2/12 करना चाहिए। तो मेरी डाइल्यूटेड ईपीएस जो है ये एंटी डाइल्यूटिव हो जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे करेक्शन कर ली है। 2/12 है तो ये नंबर ऑफ शेयर्स भी 2/12 होंगे। सही है जी, तो ये हो गया मेरा एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस, एंटी डाइल्यूटिव। सही है जी, ये हमने सही कर लिया है समझ के यहाँ पर इजीली। सही है जी, ये हो गया। अच्छा भाई, ये 2/12 हो गया। पर अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ इस साल, तो इस साल तो साल के शुरू से ही खर्चा होता। तो हमने कहा रैंकिंग के पर्सपेक्टिव से, रैंकिंग के पर्सपेक्टिव से मैंने यहाँ पर इसको 12/12 भी रखना है, इसको भी मैंने 12/12 रखा। सही है जी, इसके रिटर्न को। और मैंने कहा सर अगर मैं इसका रैंक निकालूं, इसका रैंक निकालूं, तो ये आ गया शेयर्स इम्पैक्ट और ये रैंक। सही है जी, ये 2.5 का रेशो आ रहा है। अब सर मैं यहाँ पे कन्वर्टेबल, क्या है भाई नाम इसका, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। चलिए जी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स अगर मैं देखूँ, ये भी 12 महीने, ये भी 12 महीने, जस्ट टू मेक श्योर। ओके, कन्वर्टेबल बॉन्ड देखो तो भाई 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड है, जुलाई में इशू हुए, तो यानी इस साल इसका इम्पैक्ट कितने महीने का, 3 महीने का है। तो हमने कहा भाई 100 रुपये का एक है, 10% का इंटरेस्ट है। चलें जी, तो हमने कहा 3 × 100 × 10% करना पड़ेगा मुझे। 3 × 100 × 10% फॉर 6/12। मैंने कहा ये आता 15। सही है। अच्छा भाई, फिर मैंने कहा यहाँ पर 3 मिलियन अगर मैंने कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किए हैं, और जिसमें से ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 5 ऑर्डिनरी शेयर्स, पर ये होता भी कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसका ख्याल रखा। सर मैंने कहा जिसका आंसर छोटा उसका रैंक बड़ा, ये आ गया। सही है। नहीं, लास्ट ईयर एक बात बता दूं, लास्ट ईयर कोई फिर डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं है, वो एंटी डाइल्यूटेड, वो मैंने वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया था इसलिए आ गया वो। सही है। तो ये आ गया हमारे पास ये वाला अमाउंट, 3 × 5 × 6/12, ये 6/12। चलें जी, अब मैंने कहा कि सर सबसे पहले आप ज़रा इसको टिकाएं। सही जी, हमने कहा कि भाई इसमें अर्निंग्स का इम्पैक्ट ये, शेयर्स का इम्पैक्ट ये, और आप इसमें ऐड करें क्योंकि बेसिक ईपीएस आप निकाल चुके हैं करेक्टेड। चलें जी, अब मैंने कहा कि सर अब मैं यहाँ पर डाइल्यूटेड ईपीएस निकालूं 0.95। सर ये तो यहीं पे ही इसने अपनी औकात दिखा दी। ये क्या हो गई सर, एंटी डाइल्यूटिव। तो मेहनत करने की नीड ही नहीं है, मेहनत करने की नीड ही नहीं है। तो सर सिर्फ ये वाली रिपोर्ट होगी, दैट्स इट। क्योंकि देखिए ना 0.87 से आप 0.95 चले गए, ऊपर चले गए, तो ये रिपोर्ट नहीं होती। यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, और देखो यहाँ से लग भी रहा है, क्योंकि आपकी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में आपकी सेविंग ज़्यादा है और शेयर्स कम इशू हो रहे हैं। यहाँ पे भी सेविंग ज़्यादा है, शेयर्स कम इशू हो रहे हैं, तो आपने आगे चेक ही नहीं करना। बात क्लियर है। अच्छा पर सर व्हाट्स एवर द केसेस, आप लास्ट ईयर की ईपीएस को रीस्टेट करेंगे, और अल्लाह का शुक्र है सिर्फ बेसिक ईपीएस को रीस्टेट करना, तो इट इज़ वेरी इजी। आप सिर्फ एक काम ये करेंगे, 2021 की ईपीएस। सही है जी,
भाई जी कितनी आ गई, और ओनली बेसिक, ओनली बेसिक, और सर 2020 की ईपीएस, सही है जी, जिसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, रीस्टेटेड। अच्छा, पर रीस्टेटेड लिखने के लिए आप प्लीज़ एक बात को ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पर प्रॉफिट ये लूँगा, प्लीज़ सुनिएगा, प्रॉफिट ये लूँगा एडजस्टेड वाला, सही है जी, और मैं इस एडजस्टेड प्रॉफिट को डिवाइड कर दूंगा पुराने शेयर्स से, सही है जी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं इस एडजस्टेड प्रॉफिट को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपकी याद दहानी के लिए, 118.50, अच्छा जी 118.50, ये हेल्प कहाँ खुल गया भाई, 118.50 डिवाइडेड बाय, सही जी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकालें, 63.633, सही है जी। पर मैं इसको क्या करूँगा, राइट एडजस्टमेंट फैक्टर के बोनस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो डिनोमिनेटर को, क्योंकि इन्वर्स से होता है ना, तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, राइट के बोनस की वजह से तो मेरी ईपीएस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी प्रॉफिट भी एडजस्ट हो जाएगा, राइट वाला बोनस भी एडजस्ट हो जाएगा, रिवाइज रीस्टेटेड ईपीएस भी आ जाएगी। तो वो क्या कितना था भाई, सर वो था आपके पास 1.03, सही जी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने डिनोमिनेटर में हरकत की है, तो अगर मैं यहाँ पर ये करूँ कि भाई मेरे पास अर्निंग्स ये आ गई, मैंने इसको डिवाइड कर दिया इससे, और मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1/1.03 से, तो सर मेरे पास ये रीस्टेटेड ईपीएस आ गए 1.81, पहले कितनी आ रही थी सर 1.57, सर ये तो कम होती है हमेशा, बढ़ कैसे कि भाई, बढ़ी इसलिए क्योंकि मेरे यहाँ पे प्रॉफिट एडजस्ट हुआ है, नहीं यकीन आता करके देख लो, ये रहा प्रॉफिट, सही जी, मैं भी रिकन्फर्म कर लेता हूँ, ये रहा नंबर ऑफ शेयर्स, सही है जी, मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँ अगर, तो 1.86 की ईपीएस आ गई, ऐसा ही है 1.86 की आ गई, तो सर अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ इससे, ये जो राइट एडजस्टमेंट फैक्टर है मेरा, तो ये कितना आ गया 1.81, तो सर ये ऑल टुगेदर लास्ट ईयर के मुकाबले में, जो लास्ट ईयर ईपीएस रिपोर्ट हुई थी उसके मुकाबले में डिक्रीज होने की वजह इंक्रीज हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉफिट एरर। अगर मैं इसको हटा दूँ ना तो ये ईपीएस ऑल टुगेदर गिर जाएगी, ऑल टुगेदर गिरेगी, क्योंकि सर आपने प्रॉफिट को फिर चेंज किया हुआ है ना, आपने प्रॉफिट को चेंज किया हुआ है, ये बात समझ आती है। तो सर ये एक कॉन्सेप्ट है, एक बेहतरीन सवाल था जो आप दोनों सालों में अकाउंट फॉर करेंगे, और एरर होगा तो किस तरीके से लेके चलना है सर, क्योंकि और उसमें ये भी ख्याल रखना था कि डाइल्यूटिव है या एंटी डाइल्यूटिव है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसमें, एक तो इंस्ट्रूमेंट शुरू से कट गया क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी था, और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऐसा इम्पैक्ट लेके नहीं आ रहे जो आपकी ईपीएस को कम करें। मिलते हैं अगली क्लास में सर, अल्लाह हाफिज़।